एडोल्फ हिटलर, एक नाम जो बुराई का प्रतीक बन गया। उनका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनका बचपन साधारण था, एक सख्त पिता और एक प्यार करने वाली मां के साथ। हिटलर के बचपन में उनके व्यक्तित्व की कुछ झलकियां मिलती हैं जो आगे चलकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुईं। उन्हें कला के लिए प्रतिभा थी, लेकिन अधिकारियों के प्रति उनके मन में नाराजगी थी। यह भाग हिटलर के प्रारंभिक वर्षों की पड़ताल करता है, जो उनकी कुख्याति की राह को समझने की नींव रखता है। हिटलर का परिवार अक्सर जगह बदलता रहता था, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती रही और उनमें एक प्रकार की अस्थिरता पैदा हुई। उनका अपने पिता से टकराव होता रहता था, जो चाहते थे कि उनका बेटा एक सरकारी अधिकारी बने। किशोरावस्था में कला में हिटलर की रुचि बढ़ी, लेकिन पढ़ाई में उनका प्रदर्शन खराब रहा। इस दौरान उनके मन में आक्रोश और हताशा के बीज बोए गए, जो बाद में उनके विश्व दृष्टिकोण को परिभाषित करेंगे। हिटलर के शुरुआती जीवन उनके बाद के कार्यों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करते हैं। 1907 में हिटलर की मां की मृत्यु उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। वह कलाकार बनने के सपने संजोए वियना चले गए। 20वीं सदी की शुरुआत में वियना सामाजिक और राजनीतिक अशांति का केंद्र था। यह शहर विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों का संगम था, जहां हर कोने पर बहसें और विरोध प्रदर्शन होते थे। इस माहौल ने हिटलर के विश्व दृष्टिकोण को गहराई से आकार दिया, उनके पूर्वाग्रहों को पोषित किया और उनकी राजनीतिक विचारधारा को आकार दिया। वियना की सड़कों पर चलते हुए उन्होंने अपने चारों ओर की उथल-पुथल को देखा और इससे प्रेरणा ली। वे यहूदी विरोधी समूहों की ओर आकर्षित हुए, अपनी साझा नफरत में सांत्वना पाई। इन समूहों के साथ उनकी बातचीत ने उनके विचारों को और अधिक कट्टर बना दिया। यह भाग हिटलर के वियना में बिताए समय की पड़ताल करता है, जहां उनकी घृणा के बीज बोए गए थे। वियना की गलियों में घूमते हुए उन्होंने अपने भीतर की नफरत को और गहरा किया। यह शहर यहूदी विरोधी भावना से भरा हुआ था, जो इसके राजनीतिक विमर्श और सामाजिक ताने बाने में व्याप्त था। हर दीवार पर चिपके पोस्टर और हर नुक्कड़ पर होने वाली चर्चाएं इस बात का प्रमाण थीं। हिटलर ने इस पूर्वाग्रह को पूरी तरह आत्मसात कर लिया और अपनी असफलताओं के लिए बलि का बकरा ढूंढ लिया। उन्होंने अपने जीवन की हर नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ने की आदत डाल ली। उन्होंने उन पत्रक और समाचार पत्रों को पढ़ा जो नस्लवादी विचारधाराओं का समर्थन करते थे, जिससे उनके विश्वास और मजबूत हुए। इन लेखों ने उनके भीतर की नफरत को और अधिक भड़काया। वियना उनकी खतरनाक विचारधारा का उद्गम स्थल बन गया। इस शहर ने उनके भीतर की नफरत को एक दिशा दी और उन्हें एक मंच प्रदान किया। शहर के कॉफी हाउस और बियर हॉल के भीतर हिटलर ने अपने भाषण कौशल को निखारा। इन स्थानों पर उन्होंने अपने विचारों को साझा किया और अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाई। उन्होंने अपने जोशीले भाषणों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की प्रतिभा की खोज की, जो कटुता और घृणा से भरे हुए थे। उनके शब्दों में एक आग थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। उन्होंने यहूदियों के खिलाफ जमकर भाषण दिए, उन पर जर्मनी के पतन के लिए दोषारोपण किया। उनके भाषणों में एक तीव्रता थी जो लोगों के दिलों में गूंजती थी और अपने श्रोताओं की मूल प्रवृत्ति को अपील की। उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काया और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इस अवधि ने हिटलर को एक जनोत्तेजक नेता के रूप में उभरते हुए देखा। उनके भाषणों ने उन्हें एक शक्तिशाली वक्ता के रूप में स्थापित किया। वियना में बिताया गया समय हिटलर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस शहर ने उनके विचारों को एक दिशा दी और उन्हें एक मंच प्रदान किया। यहूदी विरोधी भावना और सामाजिक अशांति के शहर के जहरीले मिश्रण ने उनकी घृणित विचारधारा को जड़ जमाने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। वियना की दीवारों पर लिखी गई नफरत ने उनके विचारों को और अधिक मजबूत किया। प्रथम विश्व युद्ध ने हिटलर को उद्देश्य और अपनेपन की भावना प्रदान की, जिसकी उन्हें लंबे समय से लालसा थी। युद्ध के दौरान उन्होंने एक सैनिक के रूप में सेवा की और अपने देश के लिए लड़ने का गर्व महसूस किया। उन्होंने एक डिस्पैच रनर के रूप में काम किया, जो एक खतरनाक और महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस भूमिका में उन्होंने महत्वपूर्ण संदेशों को अग्रिम पंक्ति तक पहुंचाया, जिससे उन्हें युद्ध की भयावहता का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ और खुद खाइयों की भयावहता का अनुभव किया। युद्ध के अंत तक हिटलर को कई बार घायल किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी, जिससे उनके भीतर एक गहरा राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुई। युद्ध की समाप्ति ने जर्मनी को अराजकता में छोड़ दिया, जहां आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को जकड़ लिया।
जर्मनी की पराजय और वर्साय की संधि ने देश को अपमानित और कमजोर कर दिया। जो नवजात नाजी पार्टी जैसे चरमपंथी समूहों द्वारा शोषण के लिए तैयार था, इन समूहों ने जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराया, जिससे हिटलर को एक मंच मिला। अपने राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी बयानबाजी से आकर्षित होकर हिटलर 1921 में पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने जल्दी ही पार्टी के भीतर एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया। अपने विचारों को फैलाने के लिए मंच का उपयोग किया। उनके करिश्मे और तेज तर्रार भाषणों ने उन्हें जल्दी से रैंकों के माध्यम से आगे बढ़ाया। उनके भाषणों ने जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने अपने अनुयायियों की संख्या में तेजी से वृद्धि की। उनके पास जर्मन समाज के भीतर व्याप्त क्रोध और आक्रोश को टैप करने की एक अलौकिक क्षमता थी। इसे नाजी पार्टी की घृणित विचारधारा की ओर ले जाना। उन्होंने जनता के असंतोष को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। इसे नाजी पार्टी की घृणित विचारधारा की ओर ले जाना। हिटलर ने अपने अनुयायियों को एकजुट किया और उन्हें एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1923 का असफल बियरहोलपुट्स म्यूनिख में सत्ता हथियाने का एक प्रयास एक झटका साबित हुआ, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ। इस असफल प्रयास ने हिटलर को एक नई रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया। जबकि हिटलर की कैद ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया, लेकिन इसने उन्हें एक राष्ट्रीय मंच भी प्रदान किया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी विचारधारा को और अधिक स्पष्ट किया और अपनी भविष्य की योजनाओं को तैयार किया। उन्होंने अपने मुकदमे का इस्तेमाल अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए किया, खुद को जर्मन हित के लिए एक शहीद के रूप में चित्रित किया। उनके भाषणों ने उन्हें और भी अधिक प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने अपने मुकदमे का इस्तेमाल अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए किया, खुद को जर्मन हित के लिए एक शहीद के रूप में चित्रित किया। उनके भाषणों ने उन्हें और भी अधिक प्रसिद्धि दिलाई, खुद को जर्मन हित के लिए एक शहीद के रूप में चित्रित किया। इसने उन्हें जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने में मदद की। अपनी रिहाई के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी का पुनर्निर्माण किया और इसे एक संगठित और अनुशासित राजनीतिक बल में बदल दिया। उन्होंने पार्टी की संरचना को मजबूत किया और अपने अनुयायियों को संगठित किया। जर्मनी को जकड़ रही आर्थिक उथल-पुथल का फायदा उठाया। महामंदी ने उनके नफरत और आक्रोश के संदेश के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। उन्होंने जनता की निराशा और हताशा को अपने पक्ष में मोड़ लिया। महामंदी ने उनके नफरत और आक्रोश के संदेश के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। उन्होंने जनता की निराशा और हताशा को अपने पक्ष में मोड़ लिया। उन्होंने जर्मनी को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया और इस वादे ने उन्हें व्यापक समर्थन दिलाया। उन्होंने अपने भाषणों में जर्मन जनता की भावनाओं को भुनाया। कई जर्मनों द्वारा महसूस की गई आर्थिक चिंताओं और राष्ट्रीय अपमान का शिकार किया। हिटलर ने इन भावनाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया और धीरे धीरे राष्ट्रीय शक्ति की ओर बढ़े। भाग 4, तीसरा रेह। जर्मनी पर हिटलर की पकड़ मजबूत होती है। यह वह समय था जब हिटलर ने अपने राजनीतिक कौशल और करिश्माई व्यक्तित्व का उपयोग करके जर्मनी पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत किया। 1933 तक नाजी पार्टी जर्मनी में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बन गई थी। हिटलर और उसके सहयोगियों ने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कई रैलियों और प्रचार अभियानों का आयोजन किया। राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्र को जकड़ रही आर्थिक हताशा का फायदा उठाते हुए नाजियों ने खुद को एकमात्र समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। वेमर गणराज्य की कमजोरियों ने हिटलर को सत्ता में आने का अवसर प्रदान किया। हिटलर ने चांसलर पद के लिए अपना रास्ता बनाया। यह नियुक्ति नाजी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी और हिटलर के लिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। इसने तीसरे रेह की शुरुआत को चिह्नित किया, जो डर, प्रचार और व्यवस्थित उत्पीड़न पर निर्मित एक अधिनायकवादी राज्य था। नाजी प्रतीकों और नारों ने पूरे जर्मनी में एक नई पहचान बनाई। नाजी रैलियों ने जनता के बीच भय और सम्मान का माहौल पैदा किया। हिटलर की सरकार ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए कठोर उपाय अपनाए। यह खंड हिटलर की सत्ता के समेकन और जर्मनी के एक अधिनायकवादी राज्य में परिवर्तन की पड़ताल करता है। हिटलर ने अपने विरोधियों को खत्म करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग किया। हिटलर तेजी से अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ा। उसने न केवल राजनीतिक बल्कि सैन्य और सामाजिक क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत की। रहस्य में डूबी एक महत्वपूर्ण घटना, रेहस्टाग आग ने असंतोष को दबाने के लिए एक बहाना प्रदान किया। इस घटना ने हिटलर को आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने का अवसर दिया।
उसने विरोधी राजनीतिक दलों को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिससे नाजी पार्टी को निर्विरोध शासन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रेस को खामोश कर दिया, जिससे केवल नाजी विचारधारा का प्रचार हो सके। नाजियों ने किताबें जलाने और मीडिया पर सेंसरशिप लागू करने जैसे कठोर कदम उठाए और अपने दुश्मनों पर नाजी गुप्त पुलिस गेस्टापो की क्रूर शक्ति अनलीश की। गेस्टापो ने विरोधियों को गिरफ्तार कर उन्हें यातनाएं दी। हिटलर की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने में प्रचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाजी प्रचार ने हिटलर को एक अजय नेता के रूप में प्रस्तुत किया। प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स ने सार्वजनिक राय में हेरफेर करने में महारत हासिल की। गोएबल्स ने नाजी विचारधारा को फैलाने के लिए रेडियो और फिल्म का व्यापक उपयोग किया। रेडियो प्रसारण, फिल्मों और रैलियों के माध्यम से नाजियों ने अपनी विचारधारा का प्रसार किया। इन माध्यमों ने जनता के मन में नाजी विचारधारा को गहराई से बैठा दिया। नाजियों ने अपनी विचारधारा का प्रसार किया, जिससे हिटलर को एक मसीहा के रूप में चित्रित किया, जो जर्मनी को महानता की ओर ले जाने के लिए नियत था। हिटलर यूथ ने भी इस प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिटलर को एक मसीहा के रूप में चित्रित किया, जो जर्मनी को महानता की ओर ले जाने के लिए नियत था। उसकी करिश्माई भाषण शैली ने जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। 1935 के नूरनबर्ग कानूनों ने यहूदियों को उनकी नागरिकता से वंचित कर दिया। इन कानूनों ने यहूदियों के खिलाफ कानूनी भेदभाव को संस्थागत रूप दिया, जो यहूदियों के नाजी उत्पीड़न में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहूदियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया। ये कानून यहूदियों के व्यवस्थित बहिष्कार और अमानवीयकरण की कानूनी नींव थे, जिससे यहूदियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा मिला, जो आने वाली भयावहता का मार्ग प्रशस्त करते थे। क्रिस्टलनाख्ट जैसी घटनाओं ने यहूदियों के खिलाफ नाजी हिंसा की चरम सीमा को उजागर किया। भाग 5, हिटलर का युद्ध, वैश्विक संघर्ष का मार्ग। अपनी विकृत विचारधारा और अतृप्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर हिटलर ने विस्तारवाद के मार्ग पर कदम रखा, जिसने दुनिया को दूसरे वैश्विक संघर्ष में डुबो दिया। उन्होंने वर्साय की संधि द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को धता बताते हुए जर्मनी की सेना का पुनर्निर्माण किया। यह खंड हिटलर की आक्रामक विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने वाली घटनाओं की जांच करता है। 1938 में हिटलर ने अपने जन्म स्थान ऑस्ट्रिया को तीसरे रेह में मिला लिया। एंसेक्लस के रूप में जाना जाने वाला यह रक्तहीन अधिग्रहण हिटलर को और अधिक विस्तार की उसकी इच्छा को फ्यूल्ड को बढ़ावा देता है। फिर उसने चेकोस्लोवाकिया के एक जर्मन भाषी क्षेत्र सुडेटनलैंड पर अपनी नजरें जमाईं। म्यूनिख समझौता, हिटलर को खुश करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा एक हताश प्रयास, ने उसे और भी बढ़ावा दिया। उसने उनकी रियायतों को कमजोरी के रूप में देखा और मार्च 1933 में चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। दुनिया ने एक और विनाशकारी युद्ध के फैलने के डर से सांस रोक कर देखा। 1 सितंबर 1933 को हिटलर की सेना ने पोलैंड में धावा बोल दिया, जिससे नाजुक शांति भंग हो गई। पोलैंड को अपनी गारंटी का सम्मान करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध, मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष, शुरू हो चुका था।